आप सभी? होपली आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दिस इज ज्योति एंड वेलकम यू ऑल टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th की केमिस्ट्री का 4th चैप्टर दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि हिंदी में बात करें तो कार्बन एवं उसके यौगिक। ध्यान रखिएगा, क्लास 10th की केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है और चैप्टर की बात करें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि कार्बन एवं उसके यौगिक। तो चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर, इंपोर्टेंट चैप्टर भी है। यहाँ से आपके अक्सर बहुत ज्यादा एमसीक्यूज एंड थोड़ी लाइव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही एक चैप्टर ऐसा है क्लास 10th की केमिस्ट्री में कि स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, क्योंकि हार्ड लगने के लिए भाई हार्ड है तभी लगता है, ठीक है। और ये बात तो भाई एकदम रियलिटी की, अगर हम केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं ना, केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में कंफ्यूजन ना आए, अगर आसानी से चीजें समझ में आ जाए तो मजा नहीं है, लगता ही नहीं केमिस्ट्री पढ़ी नहीं है। तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कंफ्यूजन आना नॉर्मल सी बात है, आनी भी चाहिए, क्योंकि जब तक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं कंफ्यूजन ना आए तो अच्छी लगती ही नहीं है, ठीक है। तो यही कुछ चैप्टर ऐसा है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है इसमें, हालांकि आपको अच्छे से समझना है, एक एक पॉइंट को बेसिक से पॉइंट ऑफ पॉइंट क्लियर करना है, तभी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा और आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि केमिस्ट्री में रटने से काम नहीं चल सकता है कि आप रट लेंगे तो डेफिनेशन रट लेंगे तो काम चल जाएगा, नहीं, आपको समझना भी है, क्योंकि घुमा फिराए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर जैसे मैंने सोडियम का आपको एग्जाम्पल समझिए, सोडियम का मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दिया तो आपने रट लिया, तो सिर्फ आप सोडियम का रटेंगे, तो अगर सोडियम का एग्जाम में पूछेगा तो आप कर लेंगे, कि सोडियम के अलावा अगर किसी और एलिमेंट्स का पूछा जाता है तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको चीजों को अच्छे से बारीकी से समझना है, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का जैसे ही मैंने आपको बताया, चैप्टर का नाम है कार्बन, आप जानते होंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अगर हिंदी में इसकी बात करें तो हिंदी में इसका नाम होता है कार्बन एवं उसके यौगिक। अच्छा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कार्बन ही क्यों? कार्बन आपको एक एलिमेंट है, उसी एलिमेंट्स के आपको यौगिकों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो जो आपके पीरियोडिक टेबल होती है उसमें आपके 118 तत्व होते हैं, यानी कि आपके पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं। तो 118 तत्वों में से ऐसा क्या भाई साइंटिस्ट को लगा या फिर जिसने बुक्स बनाई, जिसने भी एक केमिस्ट्री वगैरह लिखी हो, कि 118 तत्वों में से उसने कार्बन को ही क्यों चुना? 118 में से हाइड्रोजन एलिमेंट है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन आपकी गैस है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, जिंक, एल्यूमिनियम, इतने सारे आपके एलिमेंट्स हैं। तो उनमें से सिर्फ कार्बन ही ऐसा क्यों? वाई कार्बन? कार्बन को ही क्यों चुना? ठीक है भाई, इसका भी तो कोई रीजन होगा, क्योंकि कार्बन का आपका अलग से चैप्टर बना है। ये आपका कार्बन के ऊपर चैप्टर, सिर्फ आपका जो कार्बन एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, पीरियोडिक टेबल में 6वें नंबर पर आता है, तो सिर्फ उसी पर आपका अलग से चैप्टर बना दिया गया। तो ऐसा क्यों? कुछ तो रीजन होगा ना भाई, क्योंकि और एलिमेंट्स से क्यों नहीं बने? आपका हाइड्रोजन एलिमेंट से बाकी कितने एलिमेंट्स हैं, उनका भी तो चैप्टर बन सकता था, लेकिन कार्बन का ही क्यों बना? तो कार्बन का इसलिए बना, तो ध्यान सुनिएगा, कार्बन का अलग से चैप्टर हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो आपका कार्बन है वो हर जगह पाया जाता है। कार्बन आपका हर जगह प्रेजेंट है। क्या है? कार्बन आपका हर जगह प्रेजेंट है। तो हर जगह प्रेजेंट होने के कारण ही कार्बन का आप अलग से टॉपिक पढ़ते हैं, यानी कि अलग से चैप्टर पढ़ते हैं। अच्छा, कार्बन हर जगह मौजूद है, कैसे भाई? हमको तो नहीं दिख रहा है, चलिए समझते हैं। तो जो आप ये पेन देख रहे हैं तो इसमें भी आपका कार्बन है, जो आप लोग पेन यूज करते हैं, जो आप किताबें पढ़ रहे हैं उसमें भी आपका कार्बन है, यहाँ तक कि आपके बॉडी में भी कार्बन है, आप जो खाना खाते हैं उसमें भी कार्बन है, मैंने जो टी शर्ट पहन रखी उसमें भी आपका कार्बन, पीछे आप बोर्ड अगर आपको दिख रहा हो तो उसमें भी कार्बन है। तो यानी कि कार्बन आपका हर जगह मौजूद है, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि कार्बन दैट मीन्स कोयला, राइट, एकदम बढ़िया बात है। तो हमें कोयला के रूप में जो चीज मिलेगी वो हमारे कार्बन होगी, लेकिन टी शर्ट में कोयला कहाँ दिख रहा है? खाने में कोयला कहाँ दिख रहा है? बॉडी में हमारे कोयला कहाँ दिख रहा है? तो मतलब ये है कि कार्बन आपका एकदम कार्बन के रूप में नहीं, कार्बन आपका अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, मतलब अलग अलग चीजों में पाया जाता है। जैसे अगर आप किसी भी कागज जो किसी भी टी शर्ट को आप जलाते हैं, जलाने के बाद आपको राख प्राप्त होती है, जो ब्लैक से राख प्राप्त होती है, ठीक है। तो वो आपका उसमें क्या है? आपका कार्बन है। तो कार्बन आपका सीधे कार्बन नहीं पाया जाता, अलग अलग फॉर्म में आपका कार्बन पाया जाता है, ठीक। और यही एक रीजन है कि कार्बन का हम अलग से चैप्टर पढ़ते हैं, कार्बन आपका बहुत सारे, यानी कि इतने सारे जगह में पाया जाता है जिसके लिए हमको भाई कार्बन अलग से चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। यहाँ तो ठीक है भाई, हाई स्कूल में लोग चैप्टर पढ़ते, लेकिन आगे जब हम ऐसे 11th 12th में जाएंगे तो वहां पर हम कार्बन की एक अलग से किताब पढ़ते, विच इज
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हम लोग रसायन आपको क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन बोलते हैं। जैसे हम 11th-12th में जाएंगे तो आपको कार्बन की एक अलग से किताब पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। 11th में जाते ही आपकी जो केमिस्ट्री तो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो कार्बन की आप अलग से किताब पढ़ेंगे। तो क्या रीजन है इसके अलग से किताब बनने का, फिर इसका अलग से चैप्टर बनने का? इसीलिए क्योंकि ये हर जगह प्रेजेंट है, लेकिन वो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बन का चैप्टर क्यों बना दे, इतने सारे एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट्स का यूज मतलब अलग चैप्टर क्यों नहीं बनाएंगे, तो कार्बन का इसीलिए बनाएगा अलग चैप्टर और इसीलिए अलग किताब बनाएगी विच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि कार्बन आपका हर एक जगह मौजूद है। चाहे वे आपके सजीव हो उसमें भी आपका कार्बन मौजूद, चाहे वे आपके निर्जीव हो। जैसे आपकी लकड़ी आपकी निर्जीव वस्तु है, निर्जीव आपके से लकड़ी आप लोग काट के ले आते हैं पेड़ से, तो लकड़ी आपकी निर्जीव वस्तु है। तो लकड़ी भी आपका क्या है, कार्बन, लकड़ी में भी आपका कार्बन उपस्थित है। लकड़ी को आप लोग जलाते हैं तो जलाने के बाद उसमें ब्लैक राख सी आ जाती है ना, जलाने के बाद वो राख के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो वो भी आपका एक कार्बन का रूप ही है। तो बात समझ में आई? तो इन द शॉर्ट में समझिए, कार्बन का चैप्टर हम अलग से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कार्बन आपका हर एक जगह किसी न किसी रूप में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सोच रहे कि भाई क्या है क्या नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि आज के इस टॉपिक में यानी जो आपका चैप्टर में थोड़ा बेसिक बात ही याद करेंगे, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे कि कार्बन को अलग से क्यों पढ़ते हैं क्या, ठीक है। तो ज्यादातर चैप्टर हम जो टॉपिक है उसके बात नहीं करेंगे, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आए, ठीक है। तो एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि अलग अलग फॉर्म में कैसे, जैसे मान लीजिए जो हमारे पूर्वज होते हैं, जैसे हमारे दादा दादी हो ये सब, तो उनकी जनरेशन चलती आ रही है ना, तो मतलब है तो सब उन्हीं के ही पार्ट, लेकिन उन्हीं के फॉर्म में हम लोग प्रेजेंट है। एग्जैक्ट ना तो हमारे उनसे शकल मैच करते, ना एग्जैक्ट हमारे उनसे क्या बोलते हैं ब्लड वगैरह मैच, सिर्फ डीएनए मैच करते, क्या मैच करता है, डीएनए मैच करता है। तो मतलब जो हमारे पूर्वज है उनके फॉर्म में हम है, उसके आगे जो हमारे आने वाली जनरेशन होगी वो सब है, ठीक है। वैसे ही आपका जो कार्बन, उसको कार्बन को पूर्वज समझ लीजिए यानी पप्पा समझ लीजिए, और कार्बन जितने भी जगह में पाया जाता है वो उसकी क्या है, रूप है। तो कार्बन आपका लाइक ऐसे पाया जाता है, मतलब अलग अलग रूप में आपका कार्बन पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से एक बात क्लियर होगी आपकी कि जो कार्बन होता है वो अलग अलग रूप में हर जगह पाया जाता है, इसीलिए हम कार्बन का अलग चैप्टर पढ़ते हैं और आगे चल के इसकी किताब पढ़ते हैं विच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। तो अगर हम बात करें कि जो कार्बन के यौगिक होते हैं, यानी कि जो कार्बन है, मैंने बोला कि अलग अलग प्रकार के रूप में पाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, आप लोगों ने नाम सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, विच इज क्या, यानी क्या होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस होती है। तो जब हम कार्बन को जलाते हैं तो वो क्या कर, जलाने के लिए क्या चाहिए हमको, ऑक्सीजन लेना बहुत, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो वहां हमारी कोई भी चीज नहीं जलती है। जब कार्बन का दहन होता है तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी गैस बनती है। तो यहाँ पर भी आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पर कार्बन आपका डाइऑक्साइड गैस के रूप में पाया जा रहा है, ठीक। तो कार्बन यौगिक की बात करें, कार्बन यौगिक है कितने, तो कार्बन यौगिक का मतलब क्या, आपका कार्बन होगा, साथ में कुछ और एलिमेंट्स होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमारी बनती है इसमें आपका कार्बन होता है, साथ में एक आपका ऑक्सीजन एलिमेंट होता है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तभी आपका डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण, ये भी आपका कार्बन का एक यौगिक ही है। तो अगर हम कार्बनिक यौगिक की बात करें, यानी जो कार्बन से आपके यौगिक बनते हैं, तो कितने हैं समथिंग कार्बनिक यौगिक भाई सब हैं कितने, हम जो पढ़ते थे ना सारा, तो जो आपके कार्बनिक यौगिक है यानी जो कार्बन से बनने वाले जो यौगिक है जिसको हम लोग कार्बनिक यौगिक बोलते हैं, तो कार्बनिक यौगिक की जो संख्या पाई गई है वो पाई गई है आपकी 30 मिलियन, कितनी, 30 मिलियन प्लस। तो कार्बनिक यौगिक की जो संख्या है वो 30 मिलियन प्लस पाई गई है, यानी अगर हम बात करें 30 मिलियन मतलब क्या हो जाता है कि 1 मिलियन में आपका 10 लाख, 1 मिलियन में आपका 10 लाख होता है, तो 3 मिलियन मतलब आपके 30 लाख, कितने, 30 लाख। तो हम कह सकते हैं कि जो कार्बनिक यौगिक की संख्या है वो आपके 30 लाख प्लस है, 30 लाख यानी कि 3 मिलियन प्लस है। इसीलिए हम लोग कार्बन का एक अलग से चैप्टर और इतने विस्तार में इसको पढ़ते हैं कि किताब पूरी पढ़ डालते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? तो कार्बन यौगिक आपके 3 मिलियन प्लस है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा बहुत बेसिकली बात करें कि कैसे कैसे किस किस रूप में पाया जाता है, तो अगर हम अपने भू प्रॉपर्टी की बात करें, किसकी, अगर हम अपने भू प्रॉपर्टी की बात करें, अब ये जो भू प्रॉपर्टी होता है ये क्या होता है, भू प्रॉपर्टी ये क्या होता है, ठीक है, इसको भाई समझ लेते हैं भू प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। एक मिनट गलत हो गया क्या, तो जो आपका ये भू प्रॉपर्टी होता है, क्या, भू प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा ये कौन सी भाई नोटंकी, इसको समझिए कि ये भू प्रॉपर्टी क्या होता है, इसमें हमारा कार्बन कैसे पाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, जो आप लोगों ने अंडा देखा होगा, ठीक है, तो अंडे की सबसे बाहरी परत होती है, जो बाहरी लेयर होती है, ठीक, तो वो हमारी होती है भू प्रॉपर्टी। यानी कि मान लीजिए अंडा है ये आपका,
ये पूरा अंडा, तो अंडा आपकी पूरी पृथ्वी है, और अंडे की जो आपकी ये बाहरी परत है, अंडे की जो बाहरी परत है वो आपकी भूपर्पट्टी है। ठीक, तो ऐसे हम लोग बात करें पृथ्वी को लेकर के, तो पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत होती है, पृथ्वी की सबसे आउटर लेयर होती है यानी बाहरी परत होती है, उसको हम लोग भूपर्पट्टी यानी कि अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थ क्रस्ट। तो बात समझ में आई कि जो आपकी अर्थ होती है, तो अर्थ की सबसे बाहरी परत यानी सबसे बाहरी लेयर, उसको हम लोग भूपर्पट्टी बोलते हैं। तो भूपर्पट्टी में किस किस रूप में आपका कार्बन पाया जाता है? तो भूपर्पट्टी में जो आपका कार्बन है वो किसके रूप में पाया जाता है? आपके खनिजों के रूप में। किसके रूप में? खनिजों यानी कि मिनरल्स के रूप में। तो भूपर्पट्टी में जो आपका कार्बन है वो खनिजों के रूप में पाएगा। खनिज जैसे आपका कार्बोनेट्स हो गया, क्या हो गया आपका कार्बोनेट। कार्बोनेट मतलब CO3। कार्बोनेट मतलब क्या होता है? CO3। मतलब जिस भी एलिमेंट के साथ CO3 लग जाए तो वो आपका कार्बोनेट। जैसे सोडियम कार्बोनेट, इसमें भी आपका कार्बन है। कैल्शियम कार्बोनेट में आपका क्या है? कार्बन। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बन, मैग्नीशियम कार्बन, तो ये आपकी क्या है? कार्बन के रूप ही, मतलब कार्बन की यौगिक ही है। तो मिनरल्स यानी खनिजों के रूप में जो आपका कार्बन है वो कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। हम बात करें दूसरा तो हाइड्रोजन कार्बोनेट की, जिसमें आपका H लग जाता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो कोयला, या नेक्स्ट हम बात करें तो कोयला के रूप में पाया जाता है। तीसरा अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम, किसके रूप में? पेट्रोलियम कहेंगे भाई। तीसरा हम बात करें तो पेट्रोलियम। तो अगर आपसे पूछे कि भूपर्पट्टी में जो आपका कार्बन है वो किस रूप में पाया जाता है, तो आपका खनिजों के रूप में, लाइक आपका कार्बोनेट CO3 इसका सूत्र होता है, हाइड्रोजन कार्बन HCO3, कोयला और पेट्रोल, इनके रूप में यानी भूपर्पट्टी में खनिजों के रूप में आपका जो कोयला वो पाया जाता है। तो कितना पाया जाता है? 0.02%। कितना? 0.02% आपका जो कोयला है यानी आपका जो कार्बन है वो भूपर्पट्टी यानी कि पृथ्वी की सबसे जो आउटर लेयर होती है, बाहरी परत जो होती है, उसमें आपका कोयला कार्बन खनिजों के रूप में पाया जाता है। जैसे कि कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम। कितना पाया? 0.02%। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे MCQs की भूपर्पट्टी में कार्बन किस रूप में पाया जाता है, तो आपको कार्बन खनिजों के रूप में पाया जाता है। कितना पाया जाता है? आपको 0.02%। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी? एटमॉस्फेयर की, हमारा जो वायुमंडल है उसमें कितना पाया जाता है। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें, किसकी बात करें? एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर मतलब हमारा होता है वायुमंडल। क्या होता है? वायुमंडल। तो अगर हम वायुमंडल की बात करें कि वायुमंडल में हमारा कितना पाया जाता है, तो वायुमंडल में हमेशा जो आपका कार्बन है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, किसके रूप में? CO2। यानी कि आपका जो कार्बन है वो वायुमंडल में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाएगा। और कितना पाया जाएगा? 0.03%। कितना? 0.03%। तो यहाँ पर जो परसेंट है वो याद रखिएगा, और किस रूप में पाया जाएगा वो याद रखिएगा। तो जो आपका वायुमंडल उसमें अगर कार्बन की पूछे तो कार्बन किस रूप में पाया? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में क्यों नहीं पाया जाएगा? तो सुनिए क्यों नहीं पाया, इसको समझ लीजिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो कार्बन के अपूर्ण दहन यानी कि पूरी तरीके के दहन से नहीं बनता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है वो आपके कार्बन के दहन से बनने के पूर्ण दहन से। ठीक, लेकिन जो कार्बन ऑक्साइड है यानी कार्बन जो मोनोऑक्साइड है वो आपके कार्बन के अपूर्ण दहन से बनती है। तो अगर मान के चलिए एटमॉस्फेयर में अगर आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड बनती भी है ना, तो वो बदल करके परिवर्तित होकर के आपकी कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बन भी रही है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। ध्यान रखिएगा हमेशा कि एटमॉस्फेयर में जो आपका कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ही प्रेजेंट रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में नहीं रहता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन भी जाती है क्योंकि वो अपूर्ण दहन से बनती है, तो वो बदल करके कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हो जाती है। ठीक, बात समझ आए? तो एटमॉस्फेयर में आपकी जो कार्बन है वो CO2 के रूप में होता है, 0.03% पाया जाता है। यहाँ तक की बात समझे? ठीक है भाई, चलिए ठीक है। अब हम बात करें कि कार्बन का हम जब टॉपिक पढ़ रहे हैं, कार्बन के बारे में पढ़, तो कार्बन के बेसिक जान लेते हैं। कार्बन का संकेत क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, एटॉमिक नंबर, द्रव्यमान, ये सब क्या होता है, क्योंकि एक नंबर पूछ सकता है। तो बेसिकली हम तत्व की बात करें तो कौन सा तत्व हम पढ़ रहे हैं, तो जो हमारा तत्व है, क्या जो हमारा तत्व है वो कौन सा तत्व हमारा है? कार्बन। क्या है? कार्बन। तत्व क्या है हमारा? कार्बन। ठीक है, आ गया भाई समझ में। अगर हम इसके मुख्य संगठक की बात करें, किसके? कार्बन की मुख्य संगठक की बात करें, किसकी? मुख्य संगठक। कार्बन की मुख्य संगठक के बारे में बात करें तो मुख्य संगठक किसका होता है? कोयला। क्या होता है? कोयला।
तो अगर पूछ लिया जाए कार्बन का मुख्य संघटक क्या है, कोयला है, ठीक है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, क्या बोलते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक, क्या यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर। जो कार्बन का परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, 6 होता है। इसका संकेत क्या होता है भाई, कार्बन को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग केमिस्ट्री में, तो कार्बन का जो संकेत होता है वो कैसा होता है, सी। क्या होता है, सी। कार्बन का संकेत क्या होता है, सी होता है, ठीक है। चलिए बढ़िया है। अगर इसकी द्रव्यमान संख्या की बात हम लोग बात करेंगे, इसकी द्रव्यमान संख्या की, तो इसकी जो द्रव्यमान संख्या मतलब जो आपका एटॉमिक नंबर होता है, तो एटॉमिक नंबर का दुगने के आस, ठीक है, मतलब एटॉमिक नंबर के दुगने के समथिंग होता है। तो परमाणु क्रमांक आपका 6, तो द्रव्यमान संख्या से क्या हो जाएगी आपकी 12, तो इसका द्रव्यमान संख्या 12 होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपके इलेक्ट्रॉन लिख लो, थोड़ा यहाँ पर समझ लीजिए कि जो भी आपका तत्व होता है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु में आपका क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिट करते हैं और उसके चारों ओर आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर परमाणु बनाते हैं तो ये आपका परमाणु का क्या है, नाभिक है, ठीक। नाभिक में आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर जो आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर जो आपके इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। यहाँ पर जो क्या है भाई, यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो जितने आपके परमाणु क्रमांक होते उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन, प्रोटॉन बराबर आपके इलेक्ट्रॉन। जितने आपका एटॉमिक नंबर होगा उतनी आपके प्रोटॉन की संख्या होगी, वही आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी। तो कार्बन के परमाणु क्रमांक कितना है, 6। तो जब कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तो उसकी जो प्रोटॉन की संख्या होगी आपकी 6 होगी, और प्रोटॉन की संख्या अगर आपकी 6 तो मतलब आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6, जितने आपके परमाणु क्रमांक होगा उतने ही उसमें आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। तो ये आपका नाभिक है, परमाणु का नाभिक है ये, ठीक। नाभिक में आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, इसके चार और आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो जो आपकी पहली कक्षा होती है क्या होती है, जो आपके नाभिक के पास वाली कक्षा, ये आपका क्या है, नाभिक है, ये क्या है आपका नाभिक है। तो नाभिक के जो पास वाली कक्षा होती है उसमें आपके सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगाते, कितने, उसमें सिर्फ आपके 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। फिर नाभिक से थोड़ा दूर वाली कक्षा होती है उसमें आपके कितने, 8, 1 2 3 4, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये 7 और ये 8। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो आपका नाभिक होता है, तो नाभिक के जस्ट पास वाली जो कक्षा होती है, मतलब कक्षा क्या होती है, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उसको हम लोग कक्षक बोलते हैं। तो नाभिक के पास वाले कक्षक में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, मिनिमम आपके 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी मैक्सिमम आपके 2 इलेक्ट्रॉन, मिनिमम 1 हो सकता है। और इससे थोड़ा दूर वाले, दूसरी वाली जो कक्षा होती है इसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं, उससे थोड़ा दूर वाली होती है इसमें आपके 18 होते हैं, और जो सबसे लास्ट वाले उसमें आपके होते हैं 32। तो जो आपके पहले यानी कि जो आपके नाभिक के पास वाली कक्षा होती है उसको हम लोग के बोलते हैं, उस थोड़ा दूर वाले उसको हम लोग एल, उस थोड़ा दूर उसको हम लोग एम, उस थोड़ा दूर उसको हम लोग एन। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई। हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो मतलब नाभिक के पास वाली कक्षा, जो पहली कक्षा होगी वो आपकी के होगी, तो के में कितने, मैक्सिमम 2। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। अब दूसरे में कितने का, दूसरे कक्षा में कितने हैं आपके 8, लेकिन हमको जरूरत कितने की है, 2, हमारे इलेक्ट्रॉन तो भर चुके हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक 6, तो मतलब सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो मैक्सिमम हमारे सेकंड वाले कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन कम से कम जितने हमको जरूरत हो। तो हमें सिर्फ 4 और की जरूरत है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 4। तो क्या कर देंगे हम लोग, 4, तो 4 और 6 मतलब यहाँ पर हमारे 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास यहाँ पर हो गया। चलिए ठीक है। अगर हम बात करें इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन, किसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की, कि ये संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं आपके 4 हैं, ठीक है। अगर हम संयोजकता की बात करें, तो अगर हम संयोजकता की बात करें तो संयोजकता भी कितने हैं आपके 4 हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि ये आपकी कुछ बेसिक सी चीजें, क्या ये आपकी कुछ बेसिक चीजें। तो तत्व क्या है आपका, कार्बन है, मुख्य संघटक आपका कोयला हो जाएगा, परमाणु क्रमांक 6, संकेत आपका कार्बन का सी हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या 12, इलेक्ट्रॉन विन्यास आपका 2, 4, संयोजी इलेक्ट्रॉन आपके 4 और संयोजकता आपकी 4, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता, ये भाई सब क्या है, ये क्या है, कैसे निकालते हैं इसको, है ना। तो इसको हम लोग आपको समझाते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन आप कैसे निकाल सकते हैं और संयोजकता होती क्या, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा समझिए क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इसको समझिए, जैसे अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें, जैसे आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल, हम लोग लिख दें यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर लिख दें क्या, हीलियम। तो H हाइड्रोजन, He हीलियम, ठीक, Li लिथियम, Be बेरिलियम, B बोरान, C कार्बन, N नाइट्रोजन, O ऑक्सीजन, F फ्लोरीन,
Ne नियॉन, ठीक है, Na सोडियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Si सिलिकॉन, P फास्फोरस, S सल्फर, Cl क्लोरीन, Ar आर्गन, ठीक है, K पोटेशियम, Ca कैल्शियम, ठीक है। तो ये आप शॉर्ट आप लोग समझिए, ठीक। इसके हम बात करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर कल बाहर आई आनियन, जियन, एक्सिजन, ठीक है। तो ये जो आपकी क्या है शॉर्ट सी पीरियोडिक टेबल, ये आपका क्या होता है, पहला ग्रुप होता है, ये आपका दूसरा ग्रुप, ये आपका होता है 13वां ग्रुप, ये आपका 14वां ग्रुप, ये आपका 15वां, ये आपका 16वां, ये आपका 17वां, ये आपका 18। तो ये आपकी शॉर्ट सी पीरियोडिक टेबल है जिसमें आपका ये दोनों जो है आपके एस ब्लॉक का, यहाँ से यहाँ तक आपका पी ब्लॉक का है। अब बोलोगे भाई साहब पहला दूसरा ग्रुप ठीक है, फिर तीसरे से लेकर के ये 12 तक के ग्रुप कहाँ गए, तो वो होते हैं आपके डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक हमको नहीं पढ़ना है, हमारा जो मेन मोटो हमको वो समझना है, ठीक है। तो ये आपका पी ब्लॉक है 13 से 18 तक, वो आपका क्या है एस ब्लॉक है। तो डी एफ ये हमको नहीं पढ़ना, ठीक है, क्योंकि हम जो टॉपिक में अपना पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। बात समझ में आई, चलिए ठीक है। अब ये जो हाँ क्या बोलते हैं, जितने भी आपके तत्व होते हैं, जितने भी आपके तत्व होते हैं परमाणु से मिलकर बने होते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो प्रत्येक तत्व का परमाणु, तत्व किससे मिलकर बना है, परमाणु से। तो प्रत्येक तत्व का परमाणु अक्रिय गैस की तरह, अक्रिय गैस क्या होता है चलिए वो बताते हैं। ये आपका क्या है हाइड्रोजन है, हीलियम, तो इसका परमाणु क्रमांक अगर हम लिख लें, क्या लिख लें, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसका 10, ठीक है। सोडियम का 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, 14, 15, ये 16, ये 17 और ये आपका हो जाएगा क्या 18, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 19, ये आपका हो जाएगा 20। अच्छा ठीक है। तो अगर हम बात करें किसकी हम लोग बात करेंगे, हाँ, तो अब मैंने बोला कि जो अक्रिय गैस क्या होता है, अक्रिय गैस आपकी ऐसे गैसें होती है जो बहुत अधिक स्टेबिलिटी होती है, मतलब बहुत अधिक स्टेबल होती है। तो ये आपका जो ग्रुप 18 के तत्व होते हैं, जो आपके ग्रुप 18 के तत्व होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप 18 के तत्वों को हम लोग अक्रिय गैस बोलते हैं। और ये 18 के जो तत्व होते हैं वो बहुत अधिक स्टेबल होते हैं, बहुत अधिक स्थिर होते हैं, ये अक्रिय गैस होती है। स्थिर का मतलब ये होता है कि ये किसी भी अदर तत्व से रिएक्शन नहीं करते। जितने भी आपके एलिमेंट्स वो किसी ना किसी के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, बट ये ऐसे तत्व होते हैं ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, बढ़िया आराम से रहते हैं, ठीक। तो ध्यान सुनिएगा कि ग्रुप 18 जितने भी आपके एलिमेंट्स है वो अधिक स्टेबल होते हैं, बहुत अधिक स्थिर होते हैं। तो प्रत्येक तत्व का परमाणु ये चाहता है कि हम भी अक्रिय गैस करें, स्थायित्व को प्राप्त करें। क्या प्रत्येक तत्व का परमाणु ये चाहता है कि हम भी अक्रिय गैस की तरह स्टेबल हो जाए, इसके तरह ही हम लोग क्या बढ़िया आराम से जिए। जैसे सिंपल सी बात है, मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा अमीर आदमी है, उसको किसी की चिंता ही नहीं रहती, ठीक है। तो उससे छोटे जितने भी आदमी होंगे वो क्या चाहेंगे, भाई हम भी इसके तरह ही रहे हैं ना, कि भाई ये बड़ी आराम से रहता है तो हम भी इसी की तरह रहे। तो उसके जैसा बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। ऐसे जो आपके तत्व है ना, प्रत्येक तत्व का परमाणु ये चाहता है कि हम भी अक्रिय गैस की तरह क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। अब इसके लिए चाहे हमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना पड़े, फिर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना पड़े, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करनी पड़े। तो अक्रिय गैस की तरह बनने के लिए प्रत्येक तत्व को जो परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर, इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी यानी कि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है, ठीक है। बात समझ में आई। तो अक्रिय गैस मतलब ये आपके अक्रिय गैस ग्रुप 18 के तो आपके अक्रिय गैस होते हैं। तो जो आपके तत्व होते हैं वो आपके अक्रिय गैस होती है, ये बहुत अधिक स्थिर होती है, बहुत अधिक स्टेबिलिटी इनके पास, बहुत अधिक स्थायित्व होते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक तत्व का परमाणु ये चाहता है कि हम भी अक्रिय गैस की तरह क्या करें, स्थायित्व को प्राप्त कर लें। तो स्थायित्व को प्राप्त करने अक्रिय गैस की तरह होने के लिए प्रत्येक तत्व जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉनों का लेन देन या फिर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का लेन देन या फिर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है। तो स्थायित्व को पाने के लिए इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होगा, इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, साझेदारी होगी। चलिए करके देख लेते हैं कैसे। जैसे अगर हम बात करें सोडियम की, किसकी बात करें हम लोग, सोडियम की, ठीक। तो सोडियम, ठीक है, सोडियम है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है, सोडियम का है सोडियम 11, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक क्या है 11। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो कैसे करेंगे, KLMN। तो पहली कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आपके प्रेजेंट रहेंगे, 2 से अधिक नहीं होंगे, 2 से कम हो सकते हैं, ठीक। तो पहली कक्षा में किसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो परमाणु की पहली कक्षा के वाली कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। अब जो आपकी L वाली कक्षा है, तो यानी कि K को छोड़ देंगे कि जितनी भी आपकी कक्षाएं हैं, तो प्रत्येक तत्व का परमाणु
ये चाहता है कि उसका अष्टक पूरा, अष्टक मतलब कि उसके अंतिम अष्टक यानी उसके अंतिम कक्षक में प्रत्येक तत्व के परमाणु की जो अंतिम अष्टक होता है यानी अंतिम कक्षक होता है उसमें आपका अष्टक पूरा हो, इन द सेंस मतलब कि अंतिम कक्षक में उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो, तभी वो स्टेबल होगा। ठीक है, देख लेते हैं इसका जब हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो आपका 2 8 यानी 10 हो गया। अब हमको सिर्फ एक की और जरूरत है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके 11 ये हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी आपके तत्व होते हैं तो उनका परमाणु ये चाहता है कि हमारे अंतिम कक्षा में यानी प्रत्येक तत्व का परमाणु ये चाहता है कि हमारे जो अंतिम कक्षा है यानी पहले कक्षा को छोड़ करके, पहली कक्षा को छोड़ करके जितनी भी आपकी लास्ट वाली कक्षाएं होंगी तो उसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे वो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी वो क्या होंगे स्टेबल अक्रिय गैस की तरह हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 2 8, तो सोडियम के जो परमाणु, तो सोडियम में आपकी जो अंतिम कक्षा है वो क्या है एम कक्षा है। ठीक है, एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन प्रत्येक तत्व का परमाणु ये चाहता है स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए कि उसकी अंतिम कक्षा में कितने, अंतिम कक्षा में उसका क्या हो अष्टक पूरा, अष्टक मतलब कि अंतिम कक्षा में उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो, कितने 8 इलेक्ट्रॉन, तो उसका स्थायित्व पूरा हो जाएगा मतलब उसका अष्टक पूरा हो जाएगा, वो स्टेबल यानी अक्रिय गैस की तरह हो जाएगा। तो अब ये अक्रिय गैस की तरह होने के लिए क्या करेगा, अष्टक उसको पूरा कर लेंगे तो या तो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा फिर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, क्या करेगा इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा फिर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। अब ठीक है, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा। ठीक है, तो 1 मिनट थोड़ा यहाँ से रख करके नीचे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि मैंने लिखा था, क्या लिखा था सोडियम, तो इसका परमाणु क्रमांक 11 यानी कि 2 8 1। तो यहाँ पर अंतिम कक्षा में परमाणु के अंतिम कक्षा में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको अपना अष्टक यानी अंतिम कक्षा में उसके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी वो स्टेबल होगा, तभी वो अक्रिय गैस की तरह होगा। बात समझ में आई? तो यहाँ रखिएगा कि जब हम एक को, अगर हम यहाँ पर 1 लिखा है तो अगर हम 1 में क्या करें, अगर हम 1 में 7 को प्लस कर दे, 1 में अगर हम 7 को प्लस करें तो हमारा 8 हो जाएगा, तो हमारा अष्टक पूरा हो सकता है। अगर हम 1 को माइनस कर दे, अगर हम 1 को माइनस कर दे तो यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा और यहाँ पर ये 2 8 हो जाएगा, तो यानी हमारा अष्टक पूरा हो जाएगा। अब ध्यान सुनिएगा कि प्रत्येक तत्व का परमाणु ये चाहता तो है कि उसका अष्टक पूरा, चाहे वो किसी तरीके से भी हो, लेन देन से, साझेदारी से, लेकिन वो अष्टक पूरा करने के लिए ये तो भाई ठीक है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि उसको अष्टक पूरा करने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत ना पड़े। जैसे हम लोग चाहेंगे कि भाई हम लोग बहुत अमीर हों, हम लोग अंबानी बने, हम चाहते हैं उसके लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन हम इतना हद में रहकर करेंगे कि हमको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत ना पड़े, मतलब ज्यादा ऊर्जा ना खर्च करें। ठीक, फॉर एग्जांपल तो यहाँ पर क्या है, जो सोडियम तत्व का परमाणु वो ये चाहता है कि उसका अष्टक पूरा हो, तो अष्टक पूरा करने की सिंपल सी बात, या तो वो 7 ले लेगा तो उसका अंतिम कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, या तो वो 1 का त्याग कर देगा तो इसके अंतिम कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो बस समझ में आए? अब आप खुद सोचिए कि 7 इलेक्ट्रॉनों को लेने में ज्यादा ऊर्जा लगेगा फिर 1 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने में। यहाँ पर क्या होता है कि 7 इलेक्ट्रॉनों को लेने में ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती जितनी उसके पास है नहीं, तो 1 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने में उसको कम ऊर्जा की जरूरत, कम मेहनत पड़ेगी। ठीक है, ध्यान से, सिंपल सी कम मेहनत पड़ेगी, जिसमें कम मेहनत पड़े वो करता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने में ज्यादा मेहनत पड़ रही है तो वो इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा, अगर इलेक्ट्रॉनों को लेने में ज्यादा मेहनत पड़े तो वो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर देगा। बात को अच्छे से समझिएगा। ठीक, तो यहाँ पर 7 को लेने में ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी जितनी उसके पास है नहीं, भाई उतनी ऊर्जा खर्च नहीं कर सकता है, लेकिन अगर वो 1 को निकाल देगा तो उसको कम ऊर्जा लगेगी और उसका स्थायित्व भी पूरा हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखिए कि जब कोई भी तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ग्रहण करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, तो उस पर ऋणावेश क्या आता है, उस पर ऋणावेश चार्ज, मतलब वो ऋणायन बनाता है। अगर इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करता है, को लूज करता है, छोड़ देता है, यानी कि त्याग करता है, तो उस पर क्या आता है, धनावेश आ, मतलब वो धनात्मक बन जाता है। ठीक, बात समझ में आई? तो यहाँ पर जो 1 है तो इसको 8 पूरा करने के लिए, सोडियम को स्थायित्व पाने के लिए या तो वो 7 इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा, 7 इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा तो मतलब भाई यहाँ पर 8 हो जाएगा, लेकिन इतना इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उसको बहुत अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसलिए वो 7 इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाता है। लेकिन अगर 1 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देता है वो इसके लिए इजी हो जाता है, कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या करता है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, त्याग देता है, 1 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, ये त्याग देता है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा, जब 1 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है तो मतलब धनात्मक, त्याग करता तो मतलब धनावेश बनता है। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर देगा तो यहाँ पर ये 2 8 बन जाएगा, प्लस सोडियम में आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब जब इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा तो आपका धनावेश होता है। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा उतना आपका धनात्मक पॉजिटिव चार्ज साइन आ जाए। ठीक है, पॉजिटिव साइन आपका आ जाएगा। तो बात समझ में आई कि इलेक्ट्रॉनों का त्याग और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण इसलिए कर ताकि वो अक्रिय गैस की तरह स्टेबल हो सके। बात समझ में आई? और
लेन देन कब होता है, कैसे होता है, जितना उसके लिए पॉसिबल टू, मतलब 7 को लेने में ज्यादा मेहनत पड़ रही थी लेकिन 1 को त्यागने में कम मेहनत पड़ रही थी। सिंपल सी बात है कि आपको क्या वैसे मतलब जो 7 आप लेंगे उसमें ज्यादा ऊर्जा जरूरत पड़ेगी लेकिन 1 को त्याग देने में कम ऊर्जा जरूरत पड़ेगी। ठीक, उस तरीके से आपको समझ आएगा। अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करने के, अक्रिय गैस के स्थायित्व को पाने के लिए ये इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करते हैं और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। बात समझ में आई। अब मैंने आपको बताया था कि हमको पढ़ना क्या है इसके बारे में, किसके बारे में, कार्बन के बारे में। तो हमको कार्बन के बारे में पढ़ना है। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000। तो इसके भी अंतिम कक्षक में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भाई कार्बन का परमाणु ये चाहता है कि उसके अंतिम कक्षक में उसका अष्टक पूरा हो। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। तो जितने अगर 1 से 3, तो जितना आपका जो परमाणु है, जो तत्व है, तो प्रत्येक तत्व का परमाणु सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन तक, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन तक आपका क्या कर सकता है, त्याग कर सकता है। कितना, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन तक ही त्याग कर सकता है। ठीक, कुछ आपके डी ब्लॉक में कुछ होते हैं तत्व जो आपका अधिक करते हैं, लेकिन बेसिकली शॉर्ट समझिए कि सिर्फ 3 तक ही आपका त्याग कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका ये है कि अपने स्थायित्व को पाने के लिए क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। तो कार्बन आपका साझेदारी करता है कितने की, 4 इलेक्ट्रॉनिक अपने अष्टक को यानी अपने स्थायित्व को पूरा करने के लिए। तो हमें किसके बारे में पढ़ना है, इस कार्बन के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या था, कार्बन की जो संयोजकता थी वो कितनी थी, कार्बन की संयोजकता कितनी थी आपकी, 4। तो संयोजक रखना क्या होता है उसको समझिए। ठीक है, हम बात करेंगे इसके पहले संयोजकता की, इसकी बात करें संयोजकता की। तो संयोजकता क्या होता है, तो प्रत्येक तत्व का परमाणु, संयोजकता क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। प्रत्येक तत्व का परमाणु, क्या, प्रत्येक तत्व का परमाणु अक्रिय गैस की तरह, किसकी तरह, अक्रिय गैस की तरह स्थायित्व या यानी कि स्टेबल होने के लिए स्थायित्व पाने के लिए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण त्याग या साझेदारी करता है, उस तत्व की क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। सूत्र की संयोजकता कहते हैं। संयोजकता क्या होता है कि प्रत्येक तत्व का जो परमाणु है अपने अक्रिय गैस से व्यवहार करने, अक्रिय गैस से रहने के लिए वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग यानी इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण और त्याग करता है या फिर साझेदारी करता है। तो इसी को हम उस तत्व की कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। ठीक, संयोजकता मतलब क्या होता है कि जो आपका तत्व होता है उसके जो परमाणु होते हैं वो अपने अक्रिय गैस से व्यवहार करना है, अक्रिय गैस से स्टेबिलिटी पाने के लिए इलेक्ट्रॉनों का त्याग या फिर ग्रहण करते हैं। ठीक है, या तो साझेदारी करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं। अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल समझो। जैसे आपको क्या है, N है, N मतलब नाइट्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। जितना परमाणु क्रमांक उतने इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करना क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 और 5 क्या हो जाएगा, 2 और 5। ठीक है, अब ध्यान सुनिए, 2 और 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसको स्टेबल होने के लिए क्या भाई साहब, ये आपका क्या है, ये है। तो इसको अक्रिय गैस तरह बढ़ा, तो अक्रिय गैस बनने के लिए इसके सबसे नजदीक क्या है, तो अक्रिय गैस बनने के लिए इसके जो सबसे नजदीक है वो क्या है, देख लेते हैं भाई। कहाँ गया, कहाँ गए भाई रे, लगता हट गया, कहाँ गया, ये रहा। तो अक्रिय गैस बनने के लिए जो आपका नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन से अक्रिय गैस बनने है तो वो नियोन बनने, मतलब नियोन की तरह कर सकता है, या तो वह हीलियम की तरह, क्योंकि नाइट्रोजन पे आपका नियोन पास में और आपका हीलियम पास में। ठीक, ये दोनों इसके पास में, तो या तो वह हीलियम की तरह बनेगा या तो नियोन की तरह बनेगा। दोनों में से किसकी तरह बनेगा वो देख ले। ठीक, किसकी तरह बनेगा उसको हम वो देख लेते हैं। कहाँ गया भाई यार, कहाँ पे थे हम लोग, पता नहीं काका नोटिंग है। तो ये जो आपका नाइट्रोजन है या तो वह नियोन की तरह बनेगा या तो वह हीलियम 2 की तरह, क्योंकि ये दोनों इसके पास में। अब अगर नाइट्रोजन आपका 7, तो अगर वह 3 इलेक्ट्रॉनों को ले ले, मतलब
3 इलेक्ट्रॉनों को लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को कोई ग्रहण करता है तो मतलब ऋणावेश होता है। तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा तो ये आपका 10 बन जाएगा। अगर वहीं ये 7 इलेक्ट्रॉनों का कर देगा, दे देगा, अगर वहीं यह 7 इलेक्ट्रॉनों को दे देगा, मतलब 7 अगर उसको 2 बना दी, क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉनों को दे देगा, और त्याग करेगा मतलब पॉजिटिव आ जाएगा, तो +5। तो इसके लिए पॉसिबिलिटी क्या है, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉनों को लेकर के तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉनों को लेकर के अक्रिय गैस की तरह हो रहा है, ये इसके लिए 5 है, फिर 5 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके, तो 5 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने में ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी अपेक्षित 3 इलेक्ट्रॉनों को लेने के लिए। नाइट्रोजन आपका 3 इलेक्ट्रॉनों को लेकर के क्या करता है, अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करने लग जाता है। ठीक, तो यही आपकी क्या हो जाती है, संयोजकता हो जाती है। तो कार्बन संयोजकता कितनी थी आपकी 4, कार्बन की संयोजकता कितनी थी आपकी 4। ठीक है, तो संयोजकता मतलब ये होता है जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, और फिर जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, तो वही आपको क्या होता है, संयोजकता होता है। एक क्वेश्चन आता है संयोजी इलेक्ट्रॉनों, किसका, संयोजी इलेक्ट्रॉनों का। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन आपके ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं कि किसी भी तत्व का परमाणु की जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब किसी भी तत्व के परमाणु की, किसी भी तत्व के परमाणु की बाह्यतम मतलब बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम आपका 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 8। तो सोडियम तत्व के जो परमाणु है ना, उसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन है, तो बाहरी कक्षा क्या है आपकी, बाहरी कक्षा क्या है, KLM। बाहरी कक्षा कौन सी है आपकी, M कक्षा है। तो क्या बोला है, किसी तत्व के परमाणु की जो सबसे बाहरी कक्षा होती है, तो बाहरी कक्षा में आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं, आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन को निकाले, तो मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, उसके बाद सबसे अंतिम कक्षा जो होगी उसमें जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन होंगे वही आप क्या कहलाएंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई हमको। अच्छा ठीक है, तो अगर मैं आपको कुछ ग्रुपों का बता दूं कि आप संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए कैसे आप लोग कर सकते हैं, आप फिर संयोजकता कैसे कर सकते हैं। तो एक मिनट देखिए, तो इसकी जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, इसकी संयोजकता पहले ग्रुप की संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 1। पहले ग्रुप की जो आपकी संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 1, यानी कि हेली ना के 1। तो जो आपके पहला ग्रुप है, तो पहले ग्रुप में जितने भी आपके तत्व होंगे उसकी जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी, तो आप ऐसे भी याद कर संयोजकता के लिए कि पहला ग्रुप यानी हेली ना के 1। बेटा मांगे कार स्कूटर 2, यहाँ पर स्कैंडियम में आता है। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर आपके 2, तो बेटा मांगे कार मतलब 2, और बाल मतलब 3 संयोजकता। ठीक है, काशी मतलब क्या हो जाएगी, 4 संयोजकता। नाप मतलब आपकी कितनी हो जाएगी, 3 2 1, नाप हो जाएगी आपकी 3 संयोजकता। ओशी मतलब 2, केवल इसकी क्या ट्रिक हो जाएगी कि फिर कल बाहर आई यानी कि 1, और इसकी हो जाएगी आपकी 0। तो ये आप कितने 1 2 3 4 5 7 8 ग्रुपों की संयोजकता याद कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका पहला ग्रुप हुआ यानी हेली ना की 1 संयोजकता, बेटा मांगे कार 2 संयोजकता, बाल आपकी 3 है ना, और काशी आपकी 4, और नाप में आपका हो जाएगा 3 संयोजकता, ओश में आपका 2, और फिर कल बाहर आई आंटी आपकी 1, और जो आपका 18वां ग्रुप है हीना नीना करीना ये सब वाला, तो उसमें हो जाएगी आपकी जो संयोजकता। ठीक, तो ऐसे आप ग्रुपों के माध्यम से याद कर सकते हैं, या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं चलिए बता देते हैं। जैसे कि जो आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन आपके कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो किसी तत्व के आपका किसी परमाणु की जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे उसमें अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है, तो यही आपकी संयोजकता हो जाएगी। बहुत सही भाई। ठीक है, जितनी भी अगर आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 4 है तो वो आपकी संयोजकता वही हो जाएगी। लेकिन अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन आपके 5 6 7 8 है, तो आप क्या करेंगे, 8 में से उसको घटा देंगे। जैसे मान के चलिए आपकी जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो 6 है। ठीक है, किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, तो आपको संयोजकता निकालनी है। तो अगर सिर्फ 4 तक आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो मतलब उसकी संयोजकता वही हो जाएगी। तो 4 नंबर से अधिक से 5 है, तो आप क्या करेंगे, 8 में से उसको घटा देंगे, तो 8 में से 5 तो मतलब 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी भी
बाह्यतम कोश में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो वही आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वही आपकी संयोजकता है। लेकिन अगर संयोजी मतलब बाह्यतम कोश अगर 4 से 5 से अगर 5 या फिर 6 तो आप 8 में से इसको घटा देंगे तो वो आपकी संयोजकता निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन में से अगर आपके 4 तक नंबर है तो मतलब वही आपकी संयोजकता है। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन आपके 5, 6, 7, 8 तो मतलब आप इन में से क्या करेंगे, 8 में से इन सबको घटा देंगे तो आपका संयोजकता निकल कर आ जाएगी। बात समझ में आई? यहाँ तक शुरू बढ़िया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, कुछ रासायनिक बंधों के बारे में। इसका कुछ रासायनिक बंधों के मतलब थोड़ा बहुत एडवांस लेवल पर पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ेंगे, रासायनिक बंध। क्या पढ़ेंगे हम लोग, रासायनिक बंध। रासायनिक बंध क्या होता है, तो किन्हीं दो परमाणुओं को आपस में जोड़ने के लिए रासायनिक बंध, क्या रासायनिक बंध या फिर आबंध, तो किन्हीं दो परमाणुओं को आपस में जोड़ने के लिए। अब आपस में जोड़ने के लिए उनके बीच क्या आकर्षण होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी रिलेशन है, कोई भी दोस्त बनते हैं तो उनके बीच आकर्षण होता है कि नहीं। तो ऐसे हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में जो आपके एलिमेंट होते हैं उसको उनका आकर्षण होता है। तो किसी भी तत्व के परमाणुओं को आपस में जोड़ने के लिए जो बंध लगता है, जो रिलेशन बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक, जैसे हमारे रिलेशन तो बहुत सारे होते हैं, ठीक, रिलेशन हमारे बहुत सारे होते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे हमारे केमिकल रिलेशन होता है जिनके बीचों में तत्वों को आपस में जोड़ने के लिए। तो प्रत्येक तत्व यानी कि 2 तत्व आप उनके होंगे, 2 तत्वों को आपस में जोड़ने के लिए, उनके परमाणु को आपस में जोड़ने के लिए उनके बीच जो आकर्षण होता है उनके बीच जो संबंध होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक बंध बोलते हैं। मतलब 2 परमाणुओं को आपस में जोड़ने के लिए, यौगिक बनाने के लिए क्या होता है, 2 परमाणु आपस में जुड़ते हैं। यौगिक आपको कब बनते हैं, आपके परमाणु आपस में जुड़ते हैं। जब 2 परमाणु आपस में जुड़ते तो उनके बीच आकर्षण होता है, उनके बीच संबंध बनता है। तो उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक बंध बोलते हैं। बात समझ में आई? जैसे हम लोग बात करें किसकी, NaCl। तो NaCl जब साथ में तो आपका यौगिक होता है तो Na+Cl को आपस में बनाने के लिए, इसको दोनों को आपस में जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, या आपको क्या है, ये आपका Na सोडियम है, या आपको क्लोरीन, या क्या ये आपकी क्लोरीन। ठीक है, तो इनको आपस में जोड़ने के लिए, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए जिस भी बंध का उपयोग होता है, मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए भाई कुछ ना कुछ तो बंध होगा ना, कुछ ना कुछ तो इनका बॉन्ड होगा ना। तो इनको आपस में जोड़ने के लिए जो लगने वाला बंध होता है, इनको आपस में जोड़ने जो लगने वाला बंध होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक बंध बोलते हैं। मतलब सिंपल इन द शॉर्ट में समझिए, किन्हीं भी 2 तत्वों को आपस में जोड़ने के लिए उनके बीच आकर्षण, उनके बीच संबंध होता है तो वो किसके वजह से होता है, आपके रासायनिक बॉन्ड। मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए रासायनिक बॉन्ड का होना बहुत जरूरी, वरना ये नहीं जुड़ेंगे। जैसे कोई आपका रिलेशन, उसमें कोई ना कोई तो रिलेशन होता है ना, दो लोगों को आपस में जोड़ने के लिए कुछ रिलेशन होता है उनके बीच, वो आपस में जुड़ते हैं। ऐसे ही केमिकल में दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा होता है, किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए, किन्हीं 2 तत्वों, किन्हीं 2 परमाणु को आपस में जोड़ने के लिए उनमें जो लगने वाला बल होता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक बंध बोलते हैं। बात समझ में आए? रासायनिक बंध आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है आयनिक, क्या होता है, एक आपका होता है आयनिक बंध, दूसरा आपका होता है सहज संयोजकता बंध। तो आज हम लोग बात करेंगे होता है सहज संयोजकता बंध। तो रासायनिक बंध मतलब क्या होता है शॉर्ट में, कि 2 तत्वों के परमाणु को आपस में जोड़ने के लिए उनके बीच जो आकर्षण के बीच जो संबंध होता है ना, और वो जो संबंध होता है उसको हम लोग रासायनिक बंध बोलते हैं। ठीक, रासायनिक बंध मतलब किसी भी यौगिक के तत्व के परमाणु, किसी यौगिक तत्वों के परमाणु को आपस में जोड़ने के लिए जो लगने वाला बंध होता है, जो लगने वाला बॉन्ड होता है उसको हम लोग रासायनिक यानी केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो शॉर्ट में डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि किसी भी यौगिक के तत्वों के परमाणु को आपस में जोड़ने के लिए जो लगने वाला बंध, जो लगने वाला बॉन्ड होता है उसको हम लोग रासायनिक केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। बात समझ में आई? मतलब किन्हीं भी 2 चीजों को जोड़ने के लिए उसमें जो आकर्षण होता है, जो संबंध होता है, उसमें जो बंध लगता है, उसमें जो बॉन्ड होता है वो हमारा केमिकल बॉन्ड कहलाता है। केमिकल बॉन्ड आपको 2 तरीके के होते हैं, आयनिक एंड रासायनिक। यहीं से आपका जो चैप्टर है वो शुरुआत हुआ। तो पीछे जो चीजें थी वो बेसिक चीजें थी, कैसे क्या है कैसे क्या नहीं। ठीक है, तो लेकिन ध्यान रखिएगा हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ से हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का बेसिकली चैप्टर पूरा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। ठीक, पीछे जो चीजें थी वो बेसिक थी, एमसीक्यू से पूछ सकता है। ओके, तो यहाँ से हम लोग जो आपका आयनिक बंध वो क्या होता है, संयोजक बंध वो क्या होता है, वो लोग नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करें यहाँ तक चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।